आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा और हिंदू समाज पर हो रहे हमलों को लेकर छुरिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पूरे बंगाल में हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुली छूट दी जा रही है, जिससे राज्य की स्थिति अत्यंत भयावह और चिंताजनक हो गई है। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत शैक्षणिक कृषि भ्रमण यात्रा का शुभारंभ छुरिया से हुआ। इस यात्रा को जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव और जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भ्रमण यात्रा में छुरिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों और 18 के 30 किसानों को शामिल किया गया। ये किसान छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र से सकोली, वर्धा रोड, पंजरी, नागपुर और कचीमेर जैसे गांवों और शहरों में जाकर वहां की उन्नत कृषि तकनीक और खेती के आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस 10 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा में नोडल अधिकारी हितेश गुप्ता, मुकेश पतवार और हेमंत वैष्णव किसानों के साथ रहकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। राजनांदगांव का एक प्रमुख मार्ग जो चौपाटी से लालबाग को जोड़ता है, जहां सुबह से शाम तक आम नागरिकों की आवाजाही बनी रहती है, आज सुरक्षा और अव्यवस्था का पर्याय बन चुका है। ये वही रास्ता है जहां रानी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के तहत बाउंड्री वॉल और लोहे की रेलिंग लगाई गई थी, लेकिन अब तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। रेलिंग चोरी हो चुकी है, बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूट पड़ी है और ये इलाका अब शाम होते ही शराबियों का अड्डा बन जाता है। इंडिया टाउन न्यूज़ की टीम ने मौके पर जाकर जो दृश्य कैमरे में कैद किया वो चौंकाने वाला था। अंधेरे का फायदा उठाकर ये शराबी जमाड़ लगा लेते हैं और सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन खुलेआम करते हैं। बत्ती बंद होने के कारण यह इलाका पूरी तरह सुनसान और असुरक्षित हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम के समय इस मार्ग से महिलाओं और बच्चों का गुजरना बेहद मुश्किल हो गया है। लोग असहज महसूस करते हैं। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की उदासीनता का नतीजा है कि आज एक सौंदर्यीकरण पर्यटन स्थल असुरक्षित और असामाजिक तत्वों का केंद्र बन गया है। चोरी हुई रेलिंग की अब तक ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही किसी तरह की मरम्मत या पुनर्स्थापना की पहल की गई है। इस वक्त अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह चौपाटी से लालबाग जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। इस मार्ग पर अभी तो आपको कुछ नहीं मगर कुछ लोगों के आवागमन लगातार चलते रहते हैं। हमारी इस जगह पर आने का केवल एक ही मकसद है कि यहाँ की जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसको हम आप तक के पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सौंदर्यीकरण को लेकर के और लोगों की सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए जब इस रानी सागर के बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया, बनाया गया, तब काफी अच्छा ये दिखने लगा था और लोगों की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती थी। लेकिन वहीं अब इस जगह को देखने पर ये महसूस होता है, ये प्रतीत होता है कि इस बाउंड्री वॉल को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है या किसी के द्वारा, किसी उपद्रवी लोगों के द्वारा इसको उखाड़ लिया गया है। इसका क्या कारण हो सकता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जब बीते शाम यहाँ जब शाम ढलते रहती है तब अंधेरा सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की भी उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ से लोग टहलने के लिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के टहलते हुए नजर में आते हैं। पारिवारिक लोग भी जाते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोगों का आवागमन रहता है। लेकिन अभी हमने जो यहाँ पर देखा है उन सभी चीजों को यहाँ की स्थिति में हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ नकारात्मक तत्व के लोग भी आते हैं और ढलती शाम ये डिस्पोजलों में क्या कुछ होता है वो तो आप भली भांति समझ भी पाते हैं। और वहीं जब आगे चल करके हमने कुछ और भी देखा तो हमें ये बियर की केन भी नजर में आई है, क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख पाते होंगे कि शाम होते ही किस प्रकार की गतिविधियां जो है
वो यहाँ पर निरंतर लगातार चलते रहती है। तमाम आप डिस्पोजल्स चखने के तौर पर वो झिल्लियां, वो सारी चीजें देखेंगे। देखिए एक ये केन, एक बियर की केन और नजर में आ रही, जिसको सुरक्षित यहाँ पर रखा गया है। और जो देखे जाए तो शराब के जो होलोग्राम होते हैं, जो स्टिकर होते हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर की रेलिंग तो सुरक्षित नजर में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल पैदा कर देता है उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो इस रास्ते का अपना उपयोग में लेते हैं, इस रास्ते को जो कि यहाँ से निकलते हैं, आवागमन करते हैं। अब कहीं ना कहीं ये सोचने का बड़ा विषय आ चुका है कि आखिरकार बंद लाइट वाली जगह और इस प्रकार की गतिविधियां लोगों को कितना सुरक्षित रख पाएगी और इस जगह को किस नाम से तब्दील कर देगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस जगह का सुधार किस प्रकार से हो पाए। अभी वर्तमान में जो स्थिति को हम देख रहे हैं और जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, वो भली बात आप भी समझ पा रहे हैं कि जनहित के लिए और लोगों की सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है और इसका देखरेख अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। रायपुर में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है। इस आंदोलन में राजनांदगांव जिले से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता 15 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण और महिला अत्याचार जैसे अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जनता भय के माहौल में जीने को मजबूर है। इसी के खिलाफ कांग्रेस सीएम निवास का घेराव कर रही है। दरअसल राजनांदगांव शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड से कार्यकर्ताओं को आंदोलन में शामिल करने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई थी। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंपी थी, जिसके तहत 15 गाड़ियों में कार्यकर्ता रायपुर रवाना हुए हैं। जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार ईडी और सीबीआई और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके कांग्रेस जो सही बात बोल रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी जो सही बात बोल रहे हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, तो वो किसी भी मामले में बोलने देना नहीं चाहती मोदी सरकार, क्योंकि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। इसलिए ये सब डरे और सहमे हुए हैं और किसी प्रकार का कोई भी केस लगा के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो न कांग्रेस कभी दबी है, न कांग्रेस कभी पीछे हटी है, न हटेगी। उसके लिए हम सब पूरे आज प्रदेशव्यापी पूरा धरना, देशव्यापी धरना जो है वो हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार हम सब आज रायपुर जा रहे हैं और वहां पर हम धरना देंगे, घेराव करेंगे। और देखिए, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो महिला अपराध उसमें जो वृद्धि हुई है और जो दुर्ग में जो मासूम बच्ची के साथ रेप हत्या हुई है, उसके विरोध में और जो कानून व्यवस्था की बुरी स्थिति है राज्य में, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव संपूर्ण कांग्रेस जन द्वारा किया जाना है। इसे तो राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी से 15 से अधिक गाड़ियां इस घेराव में शामिल होने जा रही हैं और कांग्रेस जनों में इस और आम जनता में इस डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार के विरुद्ध बहुत ज्यादा रोष है और इस संबंध में ही लोगों का रोष और कांग्रेस जन का विरोध आज मुख्यमंत्री निवास के घेराव के रूप में परिलक्षित होने जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बना हुआ है, यहाँ प्रतिदिन 9 महिलाएं या बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद है, कानून व्यवस्था बदहाल है। उसके परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से मुंगेली में घटना घटित हुई, दुर्ग में घटना घटित हुई, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी मुख्यमंत्री घेराव का जो आह्वान किए हैं, उसमें सभी पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन शामिल होने के लिए निकले हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल होकर के सरकार के खिलाफ और बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। राजनांदगांव जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक और स्थल निरीक्षण के तहत शीतला मंदिर परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर चर्चा की गई। इस मौके पर पर्यटन विभाग और नगर प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंधक संचालक
एमडी विवेक आचार्य, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, महापौर मधुसूदन यादव, नगर निगम आयुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शीतला मंदिर पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का बारीकी से मूल्यांकन करते हुए वहां पर्यटन की संभावनाओं को लेकर रणनीति बनाई। योजना के तहत मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, सुविधाओं के विस्तार और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष कार्य की जाने की बात कही। क्षेत्र के एक अवलोकन किया। टीम माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पर आई है और राजनांदगांव में और डोंगरगढ़ में हमारी क्या क्या पर्यटन की संभावनाएं हैं उस पे हम फील्ड विजिट करेंगे और स्थानों को चयनित करेंगे जिसपे आगे चल के हम प्रोजेक्ट्स बना सकें। साथ ही साथ अभी कमिश्नर नगर निगम से भी बात हुई है तो एक डीपीआर तैयार किया जाएगा और डीपीआर के माध्यम से राजनांदगांव शहर के विकास के लिए, पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ ये देवी स्थल है, देवी स्थल में माँ शीतला यहाँ विराजमान है, उनका आशीर्वाद आज प्राप्त किया और इसके लिए भी पुरातत्व विभाग के माध्यम से और पर्यटन विभाग के माध्यम से यहाँ की जो जानकारी है वो हम पर्यटन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में और देश भर में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र के एक अवलोकन किया है, यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से आगे क्या संभावना है। तो पर्यटन मंडल है, संस्कृति विभाग है और पुरातत्व विभाग है, उसके साथ साथ निगम है। ये चारों विभाग मिल करके इस क्षेत्र को बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो एक दार्शनिक स्थल हो सकता है जिसको पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग स्वीकार करेंगे। तो इसकी योजना बनाने का काम हम लोग करेंगे और जिस विभाग का जो दायित्व होगा वो विभाग उसको पूरा करेगा। टीआईसी पहले काफ़ी समय पहले राजनांदगांव में ये संचालित हुआ करता था। अब हम यहाँ पे एक पर्यटन सूचना केंद्र टीआईसी की भी जो है वो स्थापना कर रहे हैं ताकि राजनांदगांव में जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, मंदिर है, यहाँ पे जो तालाब है, अन्य जो जगह देखने के लिए है, उस पे जो लोग आते हैं उसका भी सर्वे होगा और उसके आधार पे आने वाले समय में राजनांदगांव को भी पर्यटक की दृष्टि से जो है वो स्थापित करने का काम करेंगे। राजनांदगांव के शीतला माता वार्ड क्रमांक 24 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र खुद अपनी बदहाली और उपेक्षा की कहानी बयां कर रहा है। ये केंद्र जहां बच्चों और महिलाओं के पोषण, देखभाल और शिक्षा की प्राथमिकता इकाई माना जाता था, वहीं यहाँ ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही कोई सुरक्षा की व्यवस्था। शहर के बीचों बीच बना ये आंगनबाड़ी केंद्र मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। बच्चों के लिए टॉयलेट और पानी के पीने जैसे अनिवार्य सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। यहाँ कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता भी दयनीय हालत में काम करने को मजबूर है। केंद्र की दीवारें जर्जर, फर्श टूटे हुए हैं और परिसर में स्वच्छता का अभाव है। इससे भी गंभीर बात यह है कि आसपास के क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमवाट रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये स्थान अब शराब पीने, जुआ खेलने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन चुका है, जिससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। जहां सरकार बच्चों के विकास को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है, वहां एक आंगनबाड़ी केंद्र का इस तरह बदहाल होना न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक भी है। मेरे आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के 15 बच्चे हैं लगभग, जो आते ही हैं, कभी 12, 15, 10 ऐसे आते हैं। और ये जो परिसर जो है, एक तो गेट टूट गया है, आए दिन यहाँ पे सामने शराबी लोग आके बोतल खोल के डिस्पोजल लेके पीते रहते हैं, है ना। कितने बार मना करने के बाद कभी मेरे को भी डर लगता है पिए खाए में मेरे को उल्टा सीधा ना बोल दे करके। आसपास के लोग भी आके बोले कि भाई ये आंगनबाड़ी है, शिक्षा का जगह है, यहाँ पे आप लोग आके शराब वराब पीते हो और बाथरूम वो गेट नहीं है, सामने में ही बाथरूम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इससे बच्चों पे भी थोड़ा सा गलत असर पड़ता है और बच्चों की खेलने का जगह है यहाँ पे, तो उनको भी थोड़ा सा असुरक्षा महसूस होती है। मैं कितने बार अपने विभाग को या जो भी अधिकारी आते हैं उनको बोल चुकी हूँ कि भाई यहाँ पे गेट लगा दें, और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ग्राउंड भी ऐसा थोड़ा गंदा वंदा पड़ा रहता है, खैर वो तो पार्षद जी को बोलने पे साफ हो जाता है, बट असुरक्षा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पीछे से गेट खुला हुआ है, सामने गेट टूटा हुआ है, आए दिन लोग अपने कचरे को यहाँ पे डाल देते हैं सामने। राजनांदगांव शहर के वेस्ट इलाके में सड़क किनारे महीनों से
खुला गड्ढा अब स्थानीय नागरिकों के लिए जानलेवा खतरा बनता जा रहा है, जहां नगर निगम की लापरवाही और उदासीनता से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल कुछ महीने पहले पानी की पाइपलाइन फूटने के बाद नगर निगम ने वहां खुदाई कर मरम्मत कार्य तो करवा दिया, लेकिन खुदाई के बाद बने गड्ढे को अब तक नहीं भरा गया। अब ये गड्ढा हर गुजरते वाहन और राहगीर के लिए एक खतरे की घंटी बन चुका है। स्थानीय निवासी का कहना है कि गड्ढा काफ़ी गहरा है और रात के समय ये साफ दिखाई नहीं देता, जिससे कभी भी कोई भी जानलेवा हादसा हो सकता है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोहला मानपुर थाना पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमिका के दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला मोहला थाना अंतर्गत आने वाले बिरजू टोला गांव का है, जहां कुछ दिन पहले खेतों के पास उर्जे निवासी संजू मांझी का शव संदिग्ध हालत में मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रिपोर्ट के अनुसार संजू मांझी की मौत गला घोटकर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या मानकर जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक की पत्नी का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी प्रेम कहानी ने हत्या की साजिश का रूप ले लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 17/4/2025 को जो है सुबह जो है सूचना मिली कि वहाँ पर एक अज्ञात लाश पड़ा हुआ है। वहाँ पर तत्काल पुलिस टीम पहुँची और वहाँ पर आसपास के गांव बोगा टोला, आमा टोला, बिरजू टोला सभी गांव के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें बोगा टोला निवासी अकबर मंडावी भी उपस्थित था। उसने अपने दामाद संजीव मांझी के रूप में उसकी पहचान की। उसी के तरफ से जो है उसकी सूचना पर जो है जीरो में मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया और मर्ग जांच एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19/4/2025 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 238 BNS के अंतर्गत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी महोदय के निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए पूछताछ लगातार किया गया। आगामी मानसून को देखते हुए राजनांदगांव नगर निगम ने शहर के प्रमुख नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर चिन्हित नालों की गहराई से सफाई की जा रही है, ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या से शहरवासियों को राहत मिल सके। नगर निगम और सफाई एजेंसी की संयुक्त टीम अपने सभी संसाधनों के साथ मैदान में उतर चुकी है। निगम आयुक्त को बताया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में नालों की सफाई तेजी से की जा रही है और इस कार्य की योजना निगरानी खुद उनके द्वारा की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि नालों की सफाई मानसून से पहले पूर्ण कर ली जाएगी। अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि पानी की निकासी में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो। हालांकि स्थानीय निवासियों की ओर से ये मांग भी उठाई गई है कि सफाई सिर्फ औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि ड्रेनेज सिस्टम की डीपी कटिंग के साथ समग्र सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि हर साल होने वाली जल भराव की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। हर साल की भांति इस साल भी गर्मी के बाद बरसात शुरू होता है और सबको चिंता, चाहे वो वार्ड का पार्षद हो, चाहे नागरिक हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी, चिंता इस बात करते कि बरसात के पहले बड़े नालियों को साफ सफाई हो जाए। और मैं, क्योंकि मुझे ऐसे पता चला है कि बहुत जल्दी नगर प्रशासन इसमें सक्रिय होकर, चाहे वो मोरारजी देसाई नाला हो, नारकही नाला हो, जितने बड़े जो नाला है वो सभी का, चाहे वो कर्मचारी के माध्यम से सफाई, चाहे मशीन से माध्यम सफाई, ऐसे निगम प्रशासन तैयारी में जुटे हुए। मैं उन्हें पत्र लिख के भी निवेदन किया था कि कम से कम बरसात के पहले बड़े नाला, चूंकि सफाई नहीं होने पर कभी कभी जाम होता है और वो घर पानी पहुंच जाता है, तो नाले की सफाई तो होना चाहिए। और प्रयास उम्मीद है कि इस बार नगर निगम प्रशासन इस पर तैयारी पूरी तय कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल के पास का नाला भी शामिल है
तो अभी पहले उसकी सफाई कराएंगे और उसके बाद फिर यदि चौड़ीकरण की स्थिति बनेगी तो फिर उस पर भी विचार करेंगे। दवाइयाँ जिन्हें हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने और जीवन को बचाने के लिए उपयोग करते हैं, वही दवाइयाँ लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। राजनांदगांव में चौपाटी से लालबाग जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे फेंकी गई दवाइयों की बोतलें और कैप्सूल देख लोग हैरान रह गए। इंडिया टाउन न्यूज़ की टीम जब इस इलाके में बाउंड्री वॉल से जुड़ी खबर कवर करने पहुंची तो वहां कुछ और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। हालांकि इंडिया टाउन न्यूज़ इन दवाइयों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से खुले में मेडिकल सामग्री फेंकी गई वो न केवल नियमों की अनदेखी है बल्कि जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये दवाइयाँ खराब हो चुकी थी या फिर किसी उपयोग के लायक ही नहीं थी। जो भी स्थिति रही हो, मेडिकल वेस्ट को इस तरह खुले में फेंकना स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियों की घोर लापरवाही को दर्शाता है। इंडिया टाउन न्यूज ने इस जगह की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए पहले ही आपको एक खबर से अवगत कराए हुए थे। अब वहीं हम आज यहाँ पर आए हुए हैं तो दूसरी एक खबर हमें नजर में आई है। चलते चलते हमने भी यहाँ पर देखा कि कुछ मेडिसिन्स और कुछ सिरप जो है वो यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर फेंके हुए नजर में आए हैं। अब आखिरकार स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस प्रकार से इस खबर को देखती है, इन सब चीजों को देखती है कि आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि भारी मात्रा में सिरप भी है और सिरप के साथ में ये कैप्सूल भी नजर में आ रहे हैं। अब आखिरकार ये जो सिरप और जो कैप्सूल है वो कब के हैं, इसके एक्सपायरी डेट कब के हैं, अगर एक्सपायरी डेट सामने आ गए हैं तो इसे फेंका क्यों गया है, इसको नष्टीकरण क्यों नहीं किया गया है, ये तो सोचने का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़े होता है कि इस सुनसान रास्ते पर, जिस जगह पर अधिकतर लोगों के आवाजाही लगे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी दोपहर का वक्त है और भारी गर्मी है, इस गर्मी के समय भी आप देख पाएंगे कि इस जगह पर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी दुकानदार के द्वारा, किसी मेडिकल स्टोर के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा यहाँ पर भारी मात्रा में ये सिरप और ये मेडिसिन को फेंके गए हैं। अब आखिरकार विभाग इस पर क्या कुछ जवाब देती है और इसकी इतनी बड़ी जो लापरवाही है इसका जिम्मेदार किसे ठहराती है, ये जांच का विषय है। और जांच में आखिरकार स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ करती है इस खबर को लेकर के, क्योंकि ये मामला दवाई से जुड़ा हुआ है कि अब दवाई यहाँ पर फेंका तो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़े होता है कि आखिरकार जब दवाई यहाँ पर फेंक दिया गया है मतलब कि वो इंसानों के खाने के लायक नहीं है, लेकिन यहाँ से गाय, बकरी, भैंस ये सब भी चरते हुए नजर में आते हैं। अब कहीं अगर वो पशु, वो जीव जंतु अगर इसको खा ले और उनकी अगर किसी कारणवश या इस दवाई के खाने की वजह से अगर उनकी मौतें हो जाए तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव जिले में स्थित मनगटा वन चेतना केंद्र को साल 2015 से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विकास के इस मॉडल में वन्यजीवों की सेहत और सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। करीब 300 हिरन, 200 जंगली सुअर, 1 नीलगाय और सैकड़ों पक्षी इस चेतना केंद्र में विचरण करते हैं, लेकिन इनकी सेहत की जिम्मेदारी मानो भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। 375 हेक्टेयर में फैले इस केंद्र में अब तक एक भी वेटनरी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। वन विभाग के पास खुद का पशु चिकित्सालय ढांचा नहीं है, जिससे वे पशुपालन विभाग के डॉक्टरों पर निर्भर है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ वन्यजीवों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि विभाग ने पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर की है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही है। कुछ महीने पहले 5 चीतल कोटरी को रेस्क्यू कर इस केंद्र में लाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में एक कोटरी की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन वन मंत्री केदार कश्यप ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डर के कारण अन्य कोटरियों को जंगल में छोड़ दिया गया, जो विभाग की असफलता का एक और उदाहरण बन गया। चेतना केंद्र में वन्यजीवों को दिए जाने वाले भोजन की न कोई सूची है, न मात्रा तय है। अधिकारियों, कर्मचारियों की मनमर्जी पर डाइट दी जा रही है, जो इनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जहाँ एक ओर सरकार मनगटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, वहीं वन्यजीवों की सुरक्षा और सेहत पर
कोई गंभीर योजना नजर नहीं आती। प्रशासन अगर समय रहते नहीं जागा तो ये वन चेतना केंद्र एक सुंदर पार्क नहीं बल्कि वन्यजीवों की कब्रगाह बन सकता है। देखिए, रिलीजियन टूरिज्म को लेकर देश के हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनका एक बड़ा विजन है। हमारे मुख्यमंत्री जी उस विजन पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो धरा है, जल, जंगल, यहाँ की जो जमीनें और पहाड़, नदियां, झरोखा, आपके जलप्रपात, इनमें इतनी सारी कथाएं हैं और उन कथाओं को, उनके आबो हवाओं को हम छत्तीसगढ़ की धरा पर, धरातल पर जो है वो उतारने का भविष्य में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो टूरिज्म का जो स्कोप है इतना बड़ा है कि यहाँ का जो बस्तर, यहाँ छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। अंबिकापुर जो है वो मेन पार्ट आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग जो है हजारों लाखों की तादाद में पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में आपको पर्यटन की दृष्टि से, चाहे मैं सिरपुर की बात करूँ, शक्तिपीठ योजना की बात करूँ, वहाँ रामवन गमन पथ की बात करूँ, डोंगरगढ़ की बात करूँ, गोरमदेव की बात करूँ, और हमारे चाहे वो मतलब उदरगढ़ से लेके अगर मैं आपके दंतेश्वरी तक की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ का जो ये विहंगम टूरिज्म का जो क्षेत्र है वो आने वाले समय में बहुत ही शानदार स्थान लेने जा रहा है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के विजन के रूप में। और मुझे पर्यटन अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है, तो राजनांदगांव का मैं निवासी हूँ। राजनांदगांव में भी अपार संभावना है टूरिज्म को लेकर। राजनांदगांव जिले को नया कलेक्टर मिल गए हैं। वर्ष 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद डॉक्टर भूरे माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ रवाना हुए। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर भूरे ने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले में चल रहे विकास कार्य, योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्राथमिक जानकारी ली। कलेक्टर ने सुशासन तिहार को लेकर विशेष रुचि दिखाई और इसके तहत संचालित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। हमारे आज के खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।